Hello and good morning, everyone. Welcome to Daily News Analysis for 8th May 2022। ठीक है, तो आज का डेली एनालिसिस लूंगा मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर। आज सतिंदर सर कुछ काम के कारण अवेलेबल नहीं है, बट अगेन रोज की तरह हम जो है इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के सारे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फ्रंट पेज पे आपकी न्यूज थी दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जॉइंटली बैक्स पीस बिड इन यूक्रेन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे सिंस जब से जो है रशिया यूक्रेन का वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हुआ है, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है यूएनएससी से। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है सेडिशन लॉ नीड नॉट बी रिविजिटेड, सो गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली एक पिटीशन डाल रखी थी सुप्रीम कोर्ट में दैट सेडिशन लॉ का मिसयूज हो रहा है और इसको जो है रीलुक या फिर इसको जो है रिपील करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे गवर्नमेंट का रिप्लाई मांगा था और गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको रिपील करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पूरा डिबेट देखेंगे कि सेडिशन लॉ पे क्या है, उसके फॉर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, विद सम फैक्ट्स एंड डेटा। नेक्स्ट वन इज ला नीना अ फेयर वेदर फ्रेंड ऑफ कंट्री। सो नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी ला नीना होता है तो इट बेनिफिट्स अस क्योंकि मानसून बेटर होता है। बट इस बार देखा गया है कि ला नीना इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर दी हीट वेव्स। तो हम देखेंगे कि क्या रीजन है दैट इट इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर हीट वेव्स, राइट। नेक्स्ट इज फूड लेबलिंग। सो अगेन इट इज समथिंग जो आप फूड कंज्यूम करते हो, प्रोसेस्ड फूड जो पैकेजिंग आता है, तो उसमें नॉर्मली लेबलिंग होता है कि उसमें क्या न्यूट्रिएंट कंटेंट है। बट उस पे एक नया लेबलिंग नॉर्म्स लाना चाहता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसके ऊपर डिस्कशन है कि उसमें कुछ जो है ड्राफ्ट रेगुलेशंस इशू की है। तो उन ड्राफ्ट रेगुलेशंस को लेके कुछ अपोजिशन है हेल्थ एक्सपर्ट्स का। तो वो क्या अपोजिशन है और क्या इश्यूज हैं, फूड लेबलिंग एक्चुअली नीड क्यों है, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर इंडियाज प्लान टू अवर्ट वीट क्राइसिस। सो बेसिकली रिसेंटली देखा गया है कि इंडिया में जो वीट का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, उसको जो है गवर्नमेंट ने जो है एस्टिमेट जो है उसको रिवाइज करके कम किया है। साथ में जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है वो भी कम हुआ है। सो दिस इज बीइंग सेड दैट कि इन दिस सिनेरियो क्या इंडिया एक वीट क्राइसिस फेस कर सकता है। एंड वी विल आल्सो सी व्हाट आर द रीजंस कि वीट प्रोडक्शन कम क्यों हुआ। साथ में कुछ स्टैटिक एस्पेक्ट्स भी देखें कि वीट प्रोडक्शन के लिए किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है और किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है सुटेबल नहीं है। Next is why are reproductive rights under threat? So now this is something जो basically it is a development by the US के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो है उसका it is being said that एक पार्ट जो है लीक हुआ है। और उस पार्ट के अंदर व्हाट इट इज बीइंग हेल्ड इज कि इससे पहले यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू अबॉर्शन दिया था। इट हैड मेड राइट टू अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बट नाउ इट इज बीइंग सेड दैट मे बी सुप्रीम कोर्ट जो है अब उसको जो है स्ट्राइक डाउन कर देगा। तो वी विल मोर देन जजमेंट इसमें डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स, कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर अबॉर्शन एंड क्या आर्ग्यूमेंट्स है अगेंस्ट राइट, इस डिबेट के बारे में जानेंगे। और इंडिया में क्या सिचुएशन है अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वो देखेंगे। एंड लास्टली एक आर्टिकल है जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है दैट एनोनिमिटी इज इनेट रिस्क इन ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी, अलग अलग जगह यूज हो रही है। बट द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट उसके डेमोक्रेटाइजेशन एक उसका एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज भी है उसका एनोनिमिटी। तो इसको दोनों को बैलेंस करना है, मैनेज करना है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। So before we start, again we have launched a foundation course for UPSC Civil Service 2023 एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा आपके पूरे सिलेबस का विद 1000 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रहेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, डेडिकेटेड आंसर और ऐसे राइटिंग सेशंस होंगे, राइट। आपके डेली क्विज होंगे, फोर्टनाइटली सेक्शनल टेस्ट होंगे। साथ में कंप्लीट करंट अफेयर्स का कवरेज भी आपका कराया जाएगा। ओके, सो देयर वुड बी कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स विद वीकली क्लासेस एंड साथ में पर्सनलाइज मेंटरशिप भी रहेगी, राइट। एंड द कोर्स हैज स्टार्टेड ऑन 38 अप्रैल, बट डोंट वरी, अभी जो है 3 अप्रैल से क्लासेस शुरू हुई है, तो ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, राइट, मे बी दिस बैच और नेक्स्ट बैच, सो आप प्लीज क्वेरी फॉर्म या इंटरेस्ट फॉर्म भरिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर इस नंबर पे 9289130503 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड अ करंट अफेयर्स कोर्स ऑल्सो। हमने एक करंट अफेयर्स कोर्स भी लॉन्च किया है, राइट, जिसमें आपका अगेन वीकली बेसिस पे पूरा करंट अफेयर्स कवर करवाया जाए। क्योंकि देखिए डेली बेसिस पे हम डीएनए में करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छा हाई क्वालिटी कराते हैं यहाँ पे,
बट उसी को एक कंपाइलेशन और एक रिवीजन के रूप में वीकली बेसिस पे और थोड़ा डिटेल में जाके वीकली बेसिस पे आपको कराया जाएगा, जहां वीकली बेसिस पे आपको क्विजेस भी मिलेंगे, राइट। और साथ में आपको जो है उसी का मंथली कंपाइलेशन भी मिलेगा। एंड दिस कोर्स विल बी वैलिड टिल, ये अगर आप परचेज करोगे इट विल वैलिड टिल मेंस 2023, ठीक है, मेंस 2023 तक वैलिड रहेगा। और इसका जो कॉस्ट है दैट इज 7900 ओनली। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगेन जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा। नाउ मूविंग ऑन टू डिस्कशन। नाउ ये जो पहला आर्टिकल है, सिंस इट वाज इन फर्स्ट पेज, ज्यादा डिस्कस करने का नहीं है, बट अगेन यहाँ से हम दो तीन चीजें देख सकते हैं। तो एक ये डेवलपमेंट हुआ है कि एक यूनानिमस स्टेटमेंट इशू किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, राइट। कि दैट फर्स्ट टाइम सिंस इन्वेजन शुरू हुआ था फरवरी 21 से, यूनानिमस स्टेटमेंट शुरू किया है कि ऑल जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, दे हैव द ऑब्लिगेशन कि उनका कोई भी डिस्प्यूट होता है इंटरनेशनल, दैट शुड बी सेटल्ड पीसफुली, कि वो पीसफुली सेटल करेंगे। इनफैक्ट इसमें यहाँ पे इंडिया का स्टैंड भी बड़ी क्लियरली हाईलाइट किया है। सी इंडिया ने स्टार्टिंग से स्ट्रेस किया है कि डिप्लोमेसी एंड डायलॉग इज द की फॉर मेंटेनिंग पीस इन यूक्रेन, राइट। एंड जो भी ओनली वायबल ऑप्शन भी यही है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग, राइट। सो इंडिया से इवन सेज दैट इट हैज कंडेम्ड द किलिंग्स ऑफ सिविलियन इन बक्का, राइट। सो दैट इज आल्सो देयर। सो यहाँ पे थोड़ा इंडिया ने स्टैंड लिया है, राइट, कि जो है किलिंग्स हुई है बक्का में उसको भी कंडेम किया है और उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड इट आल्सो सपोर्ट्स ऑल द एफर्ट्स टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ पीपल ऑफ यूक्रेन। सो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को इंडिया जो है सारे जो भी हो रहे हैं उनको सपोर्ट करता है, राइट। सो आई होप यहाँ से हमें एक चीज क्लियरली पता चलती है कि इंडिया का क्या क्लियर स्टैंड है जो ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट इज नाउ दिस वन, जो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, सेडिशन लॉ के ऊपर है, राइट। सो इट नीड नॉट बी रिविजिटेड। तो बेसिकली देयर वाज अ सेट ऑफ पिटिशंस बाय जर्नलिस्ट एंड जो इमिनेंट लोग हैं, पर्सनालिटीज हैं, उनसे कि ये जो लॉ है सेडिशन का, जो सेक्शन, जो आपका सेक्शन 124 ऑफ इंडियन पीनल कोड में दे रखा है, सी इट वाज बीइंग मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब फंडामेंटल राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी। जो आर्टिकल 21, 19 और 14 के अंदर राइट्स है उसको कर्ब करने के लिए यूज किया जा रहा है, राइट। तो इसको चैलेंज किया गया था, राइट, दैट इट हैज बीन चैलेंज। बट गवर्नमेंट का क्या कंटेंशन है, इसी गवर्नमेंट सेज दैट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में एक केस हुआ था, केदारनाथ केस। तो केदारनाथ केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड कर रखा है, राइट। सो देयर इज नो नीड टू रिव्यू इट, राइट, अंटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। अगर लगता है तो इट हैज टू रिकॉर्ड क्लियरली कि क्या जो है गलत चीज हुई थी, कि क्या जो केदारनाथ जजमेंट में व्हाट वर द एस्पेक्ट्स दैट वर रॉन्ग, राइट। तो अगेन बट जो आर्ग्यूमेंट यही है कि केदारनाथ जजमेंट में सिर्फ आर्टिकल 19 मेंशन था, आर्टिकल 21 और 14 नहीं मेंशन था, ओके। सो दैट वाज देयर, ओके। सो अगर ये डिस्कशन में हम जाएं, इफ यू गो इनटू दिस डिस्कशन, तो क्लियरली पहले तो आपको समझना होगा आर्टिकल 124 ए में क्या क्या चीजें हैं। सो पहली चीज वो डिफाइन करता है सेडिशन। सेडिशन कैसे डिफाइन करता है, दैट जो भी हुएवर, कोई भी हो, बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, तो किसी भी तरीके से, कोई भी किसी भी तरीके से अगर brings or attempts to bring hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law India। तो कोई भी जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हेटरेट क्रिएट करने का, उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट क्रिएट करने का, या उसके अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट करने का किसी भी तरीके से, चाहे वर्ड्स हो या फिर साइंस हो, अगर कोशिश करता है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज सेडिशन। नाउ ये थोड़ा वेग है, ये बहुत ही ब्रॉड है, दैट्स वाई इसका जो है मिसयूज का स्कोप बढ़ जाता है, राइट। एंड इसमें क्या पनिशमेंट दे रखा है इसके लिए, दैट इट इज बीन मेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, राइट। और इसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 years विथ 3 years से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का आपको जो है पनिशमेंट मिल सकता है, साथ में फाइन भी हो सकता है। और जो भी पर्सन चार्ज है अंडर दिस लॉ, ही इज ऑल्सो बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब एंड देयर पासपोर्ट इज सीज्ड। नाउ अगर डिटेल में जाए इस डिबेट के, तो देयर आर क्लियरली आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट एंड आर्ग्यूमेंट फॉर इट। तो आर्ग्यूमेंट फॉर इट में वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ केस में क्लियरली इसको अपहोल्ड किया है, और इसको जो गवर्नमेंट ने कहा है रीड डाउन भी कर दिया कि इसका स्कोप जो है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इट हैज यू नो जो 5 जज बेंच थी
right? It had read down the section 124A to bring it in conformity with article 14, 19 and 21. इसी बेसिस पे गवर्नमेंट कह रही है कि इट डज नॉट वायलेट नाउ, नो मोर वायलेट्स दी फंडामेंटल राइट्स, ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केदारनाथ केस में जो है इसको जो है अपहोल्ड किया, बट साथ में इसका स्कोप भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि कब यूज होगा, ओनली व्हेन इट लीड्स टू वायलेंस थ्रेटन टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, की अगर कोई ऐसा कुछ बोल रहा है कि गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो करने के लिए या डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, राइट। इसके अलावा अदर भी जजमेंट्स हुए हैं जहां पे हेल्ड दैट पॉलिटिकल डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लाइक आर नॉट अंडर सेडिशन। सो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू वेरियस जजमेंट्स जो है इसका स्कोप लिमिट कर दिया है, बट साथ में इसको अपहोल्ड भी किया है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट आर्ग्यूज कि देयर इज नो नीड फॉर फर्दर रीलुक और मे बी रिपीलिंग दिस थिंग। ऑल्सो साथ में इसकी नीड भी हाईलाइट की गई थी इसी जजमेंट में कि देयर आर वेरियस थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इन इवन इन करंट कॉन्टेक्स्ट ये थ्रेट्स हैं टेरर प्रोपेगेंडा, नक्सल प्रोपेगेंडा एंड मेनी डिविसिव फोर्सेस जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेट करते हैं। तो ऐसी फोर्सेस को चेक करने के लिए this kind of law is needed, and again it is argued that under 19(2) this can be part of reasonable restriction on freedom of speech and expression, ठीक है। बट यहाँ पे क्लियरली बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट भी हैं, राइट। सबसे बड़ा वही है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, साथ में जो पिटिशन में कहा था कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी इसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है, और इसको जो है मिसयूज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा टू सप्रेस डिसेंट और क्रिटिसिज्म। मतलब गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है अगर उसको भी हाईलाइट करे तो उसको भी कई बार सेडिशन बोल के जो है इस लॉ का मिसयूज किया गया है। कन्विक्शन रेट इस लॉ की बहुत ही कम है एंड इट इज एनाक्रोनिस्टिक लॉ। देखो ये लॉ जो है ब्रिटिशर्स ने यूज किया था फ्रीडम फाइटर लाइक बाल गंगाधर तिलक इनकी स्पीच को सप्रेस करने के लिए, तो ऐसे लॉ को अभी रखने की जरूरत नहीं रही और इट शुड बी मॉडिफाइड, ओके। साथ में ये भी कहा गया कि यूके गवर्नमेंट जिनके जहां से हमने ये लॉ लिया था उन्होंने खुद ने इसको जो है 2010 में अबॉलिश कर दिया, राइट। सो दीज देयर आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर इट, देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। नाउ वी नीड अ बैलेंस्ड वे अहेड। सो देखो वे अहेड क्या होगा, और इसी टाइप से आपको जो है अपने मेंस में आंसर भी देना होगा, राइट। तो लॉ कमीशन आप अपना जजमेंट ओपिनियन नहीं दोगे, आप दोगे लॉ कमीशन का ओपिनियन। सी लॉ कमीशन एक बहुत ही रेप्यूटेड बॉडी है, राइट, और एक जो है ऑथेंटिक सोर्स है, राइट। सो इनकी जो चीज इन्होंने कहा है रिपोर्ट में उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट इज सेड दैट सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी मस्ट रिमेन, राइट, उसको रहना चाहिए, बट जो वर्ड सेडिशन है मे बी इट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विथ अनदर वर्ड, और देयर इज अ नीड टू बैलेंस बिटवीन सेडिशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है साथ में, क्योंकि मिसयूज होता है तो रिपील करने से अच्छा सेफगार्ड्स इंस्टॉल कर दो अगेंस्ट द मिसयूज, राइट। एंड सेफगार्ड्स की बात आती तो यही है कि गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ केस हो या उसके बाद वाले केसेस में सेडिशन के मिसयूज को चेक करने के लिए, वो सारी गाइडलाइंस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लॉ ऑन सेडिशन, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ रिपीलिंग देयर इज अ नीड टू मेक लॉ मोर प्रिसाइज, यानी लॉ में अमेंडमेंट्स लाके इसको प्रिसाइज बनाया जाए और इसका जो है मिसयूज जो है उसको एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगेन सो ला नीना। तो ला नीना क्या है पहले ये जान लेते हैं। सी एक क्लाइमेटिक फेनोमेना है एनसो, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है और सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो जो आपका जो टेम्परेचर है मेनली ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो जो एनसो है इसमें जो है आपका ये सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, इसका जो टेम्परेचर प्लस बिकॉज जब हम जो है साउदर्न ऑसिलेशन की बात करते हैं तो उसमें प्रेशर वेरिएशंस भी आ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर जो है अल्टरनेटिवली बढ़ता और घटता रहता है। तो एनसो का जो वार्म फेज है, एनसो का वार्म फेज होता है, यानी जब सेंट्रल ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर वार्म है उसको हम एल नीनो बोलते हैं, तब इंडिया में जो है रेनफॉल जो है रिड्यूस हो जाता है, जबकि जो ये जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है या पेरू वगैरह है वहां पे रेनफॉल बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है लो लेवल सरफेस विंड्स जो ईस्ट से वेस्ट ब्लो करती है अलॉन्ग द इक्वेटर, जो हम ईस्टर्ली विंड्स या ट्रेड विंड्स बोलते हैं, वो वीक हो जाती है। तो एल नीनो में वो वीक हो जाती है। In fact, in some cases, it starts blowing in other direction. Okay? और दूसरी चीज होती है ला नीना, ये इसका कोल्ड फेज हो गया। कोल्ड फेज क्यों? जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे ज्यादा ठंडा हो जाता है सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। तो समझिए
एनसो पूरा क्लाइमेटिक फेनोमेना है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन होते हैं, राइट। एलिनो केस में जो सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन जो पेरू के पास है, राइट, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो वहां लो प्रेशर हो जाता है, तो वहां ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और जो ट्रेड विंड्स है वो वीकन हो जाती है। इसमें क्या होता है, लानीना में कोल्ड फेज जो एरिया है वहां का, पेरू के बगल का, कोस्ट का, और जो सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है वहां के टेम्परेचर जो नॉर्मल है उससे ज्यादा कम हो जाते हैं। सो इंडिया में रेनफॉल बढ़ जाती है, और ट्रॉपिकल पैसिफिक वहां पे रेनफॉल कम हो जाती है क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर हो जाता है। और जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग, जो इक्वेटर के अराउंड नॉर्मली ब्लो करती है वो स्ट्रॉन्गर बन जाती है, ठीक है। और न्यूट्रल फेज में जो टेम्परेचर है वो क्लोज टू जो एवरेज टेम्परेचर है वही रहता है, ठीक है। तो ये तो एनसो था। तो नॉर्मली आपने देखा लानीना में क्या होता है कि इंडिया को बेनिफिट होता है, राइट। इंडिया को बेनिफिट क्या होता है कि मानसून गुड होते हैं। बट इस बार ये बोला जा रहा है कि जो इस बार जो हीट वेव्स है, इस बार जो हीट वेव्स हैं इंडिया में वो दे आर कॉज ड्यू टू लानीना। एंड कैसे, सी नॉर्मली होता क्या है लानीना के दौरान, एक लो प्रेशर सिस्टम सेटअप होता है इंडिया में, नॉर्थ जो है, एक नॉर्थ साउथ प्रेशर पैटर्न, राइट। एक लो प्रेशर सिस्टम सेटअप होता है नॉर्थ साउथ में। और जब तक ये प्रेशर रहता है इसके कारण जो है आपकी हीट वेव जो है, ये क्या हो रहा है, नॉर्मली विंटर्स में सेटअप होता है और फिर ये फेड अवे हो जाता है, ठीक है। बट इस बार लानीना परसिस्ट कर रहा है तो ये कंटिन्यू कर रहा है लो प्रेशर सिस्टम। इसके कारण जो है आपकी हीट वेव्स यहाँ पे आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर। जो हॉट वेस्टर्ली विंड्स और जो ब्लास्ट है मिडिल ईस्ट से, वो पाकिस्तान और इंडिया में आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज रीजन नंबर वन कि क्यों हीट वेव्स के लिए इसको ब्लेम किया जा रहा है, ओके। बिकॉज दिस नॉर्थ साउथ प्रेशर पैटर्न जो नॉर्मली नॉर्मली लानीना होता है, जब लानीना होता है नॉर्मली क्या होता है, विंटर्स में एक लो प्रेशर सिस्टम नॉर्थ साउथ पैटर्न में जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, इंडिया में। बट आफ्टर विंटर्स क्योंकि लानीना फेड अवे हो जाता है, ये प्रेशर सिस्टम जो है आपका हट जाता है, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ है, लानीना परसिस्ट कर रहा है, राइट। लानीना परसिस्ट कर रहा है तो एज अ रिजल्ट ये प्रेशर सिस्टम भी है। एज अ रिजल्ट जो हॉट वेस्टर्ली विंड ब्लास्ट है मिडिल ईस्ट वगैरह से वो पाकिस्तान इंडिया में आ रही है, हीट वेव कॉज कर रही है, ठीक है। ऐसा 1998 2000 में हुआ था जब 3 साल तक परसिस्ट किया था, ओके। दूसरा रीजन ये है कि लानीना देखो, आप सबको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब इंडिया में मार्च अप्रैल के टाइम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन रीजन से जो है आपके मॉइस्चर और वगैरह ये सब आता है और रेन्स होती हैं आपकी। बट इस बार जो है ये नहीं हुई या कम हुआ, क्यों? क्योंकि लानीना के कारण जो है उस साइड का टेम्परेचर कम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का रीजन ये है कि टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए यूरोप और इंडिया में। बट वहां पे लानीना है, राइट, एट दैट साइड, दैट्स वाई जो वहां के टेम्परेचर कम है। So as a result of La Nina, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है यूरोप और इंडिया में, दिस वाज एब्सेंट। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैट केम टू इंडिया वर वीक, राइट। सो दिस इज अगेन सेकेंड रीजन बिकॉज ऑफ विच जो है लानीना के कारण जो है आपका जो टेम्परेचर जो है यहाँ पे हीट वेव्स और जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। इनफैक्ट ओवरऑल एक रिपोर्ट थी 2021 की बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इट सेड दैट जो समर हीट वेव्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू राइज by 2.5 events per season in 21st by mid 21st century, and 3 events per season by end of the 21st century. And this is again all because of your greenhouse gases emission, and that which is leading to global warming. Now next आ जाते हैं फूड लेबलिंग पे। सो बेसिकली आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड, कोई भी जो फूड प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उस पर आप देखते हो लेबल लगा होता है। लेबल किस चीज का? उसके न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन का, कि इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने फैट्स हैं, राइट, कितना प्रोटीन है। बट नॉर्मली ये लेबल कहाँ होता है? बैक साइड पे, ठीक है। नॉर्मली ये लेबल आपका बैक साइड पे होता है। बट अब क्या है, अब कहा जा रहा है कि वी नीड अ फ्रंट लेबलिंग, कि फ्रंट में कुछ लेबल लगाया जाए जिससे हमें फूड प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन मिले। पर्टिकुलरली हमें मिले इंफॉर्मेशन अबाउट कितना सॉल्ट, शुगर और फैट है उसमें, राइट। और वो जो फ्रंट में लेबल होना चाहिए, इट शुड इन्फॉर्म पीपल क्लियरली कि इट इज हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट, ओके। बट अब आप पूछोगे भाई ऐसी नीड क्यों है? तो देखो रिसेंट जो डिकेड्स है उसमें क्या देखा गया है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट, जो कार्ड जैसे हार्ट अटैक हो गया या कैंसर हो गया या और भी जो दूसरी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं या लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, इसमें जो है इंक्रीज हुआ है, राइट। इट हैज अकाउंटेड फॉर 55% ऑफ प्रीमेच्योर डेथ एंड डिसेबिलिटी। और इसमें इंक्रीज होने का कारण क्या है? इसमें इंक्रीज होने का कारण है हमारा जो फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैं,
फूड कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं उसमें चेंज आया है। आज की डेट में लोग ज्यादा सॉल्ट, शुगर और फैट का फूड खा रहे हैं, इसी के कारण जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है इसका कि जो है देर इज अ नीड टू रिड्यूस सॉल्ट, शुगर एंड फैट कंजम्पशन अमंग पीपल, राइट, कि लोग कम सॉल्ट, शुगर और फैट खाएं। और उसके लिए क्या है कि लोगों का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखते हो कि सिगरेट्स हैं, उसके पैकेट पे बोलते लेबलिंग है ना फ्रंट पे कि कंजम्पशन इज इंडस्ट्रियल, वैसे ही फूड में जो ऐसे हाई है सॉल्ट शुगर, उसमें भी फ्रंट में लेबलिंग होना चाहिए कि दिस इज हाई इन सॉल्ट शुगर एंड दिस इज नॉट हेल्दी फूड। ओके, सो अगेन सो ये इस तरीके से क्या होगा कि अगर फ्रंट में लेबल होगा तो क्या होगा, लोगों का फूड कंजम्पशन का बिहेवियर चेंज होगा। बिहेवियर चेंज होगा तो दे वुड बी अडॉप्टिंग मोर हेल्दी फूड। साथ में इसके कारण क्या होगा कि जो फूड जो ये प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं, अगर लोगों का बिहेवियर चेंज होगा टुवर्ड्स हेल्दी फूड ड्यू टू लेबलिंग देख के, सो वो लोग भी जो है फूड में जो है सॉल्ट और ये शुगर और फैट इनका जो है आइटम्स कम करेंगे। ठीक है, नाउ इसमें कंटेंशन क्या है? देखो, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसने एक मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग ली थी, उसमें 3 डिसीजन लिए थे, राइट। ड्राफ्ट रेगुलेशंस में 3 डिसीजन थे। एक तो कि थ्रेशोल्ड लेवल सेट की थी कि भाई ये थ्रेशोल्ड है सॉल्ट, शुगर और फैट की। अगर इससे ज्यादा सॉल्ट, शुगर, फैट है तो दैट फूड प्रोडक्ट विल बी हाई इन दिस आइटम एंड दैट इज अनहेल्दी, राइट। सो अगेन बट इस पे कंटेंशन क्या है? डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो थ्रेशोल्ड लेवल से बहुत ही लीनियंट है। ओके, और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव अपोज्ड इट आल्सो कि बहुत लीनियंट है, इससे जो है बिहेवियर चेंज नहीं होगा। दूसरा, जो ये फ्रंट लेबलिंग को जो है वॉलंटरी रखा गया है, इनिशियली 4 साल तक वॉलंटरी रहेगा, बाद में मैंडेटरी बनाएगा। और तीसरा, जो सबसे बड़ा कंटेंशन का पॉइंट है, दैट इज हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम। ओके, तो कहा गया है, साइन ये कहा गया है कि फ्रंट में लेबल करेंगे, राइट, इन फ्रंट लेबलिंग होगी, बट लेबलिंग वुड बी इन फॉर्म ऑफ स्टार रेटिंग। जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे होता है स्टार रेटिंग, वैसी स्टार रेटिंग होगी फ्रॉम हाफ टू 5 स्टार्स। ओके, बट अब इसमें परेशानी क्या है? एंड अगेन साई का कहना है कि आईआईएम अहमदाबाद ने स्टडी की थी कि अगर स्टार रेटिंग देंगे तो इससे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बट इसमें जो है इसको अपोजिशन क्या है इस रेटिंग सिस्टम को, कि देखा गया था कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट, एंड अगेन बट इसका कोई फायदा नहीं देखा गया था। ठीक है, सो मेनी पीपल आर सेइंग दैट दिस हैज नॉट बीन बीन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ रेटिंग या इफेक्टिव सिस्टम ऑफ लेबलिंग टू चेंज कंज्यूमर बिहेवियर, कि इस टाइप की स्टार रेटिंग सिस्टम से कंज्यूमर बिहेवियर चेंज नहीं होगा, राइट। सो देर इज नो एविडेंस ऑफ रेटिंग सिस्टम, सच रेटिंग सिस्टम इम्पैक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इनफैक्ट कई लोग कह रहे हैं कि इससे एक हेल्थ है लो, कि भाई स्टार मिला हुआ है, लोग स्टार सोच के जो है इसको हेल्दी समझने लग जाएंगे, सो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, राइट। So it would make it difficult for people to identify what is harmful, right? So इसकी जगह alternate क्या suggest किया गया है? What is the alternate suggested? कि जैसे वार्निंग लेबल्स है, चिले में यूज करते हैं, राइट, इसराइल में रेड लेबल या न्यूट्री स्कोर जो है आपका फ्रांस में होता है, कलर्ड स्केल A2E, या मल्टीपल ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो यूके में यूज होता है, जहां रेड मतलब हाई कंटेंट है, इसको अवॉइड करना है, रेड हमेशा रिस्क से आइडेंटिफाई होता है, राइट। सो ग्लोबली स्टडीज यही है कि वार्निंग लेबल होना चाहिए, नॉट अ स्टार लेबल बट अ वार्निंग लेबल। तो व्हाट विल इट हैपन कि अगर वार्निंग लेबल होगा तो इससे ये होगा कि लोगों का बिहेवियर, कंजम्पशन बिहेवियर चेंज होगा। सो अगेन लोगों की डिमांड चेंज होगी, लोग हेल्दी फूड डिमांड करेंगे, तो जो प्रोड्यूसर्स है वो भी हेल्दी फूड प्रोड्यूस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर इंडियाज प्लान टू अवर्ट वीट क्राइसिस। सो बेसिकली यू नो जो वीट प्रोडक्शन है, राइट, वीट प्रोडक्शन है, इट हैज सीन अ डिक्लाइन। ओके, सो वीट प्रोडक्शन ने डिक्लाइन जो है देखा गया है उसके प्रोडक्शन में। नाउ वी विल सी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। ओके, नाउ अब अगर देखिए आप बात करें तो देखो, गवर्नमेंट ने पहले एस्टिमेट किया था कि 111 मिलियन टन हम वीट प्रोड्यूस करेंगे, अब कहा है कि 105 मिलियन टन ही प्रोड्यूस होगा, राइट। और ऑल्सो प्रोक्योरमेंट भी कम हुआ है। सो लेट्स सी कि क्या रीजन है इसके पीछे, राइट। सो सबसे प्राइम रीजन है वार्म वेदर कंडीशन, जो हीट वेव्स वगैरह आई हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वीट का प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, पर्टिकुलरली इन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड ऑल्सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट है, राइट, उसने कहा है कि जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में, इसके कारण जो है फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि यूक्रेन, रशिया दोनों मेजर प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट थे। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि क्यों विंडल हुआ है,
सी इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, ठीक है, इन द वर्ल्ड। ये याद रखना फैक्ट है कि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और रशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? रशिया है, याद रखना, ठीक है। और इस बार जो कंट्री ने हीट वेव्स एक्सपीरियंस की है, राइट, मार्च एंड अप्रैल वर दी हॉटेस्ट ईयर्स ओवर 100 ईयर्स। एज अ रिजल्ट इसके कारण जो है लॉस यील्ड हुआ है 6 to 20%। देखिए नॉर्मली ये कहा जाता है जब बीट आप ग्रो कर रहे होते हो तो वाइल ग्रोइंग बीट वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। वो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। सी क्लाइमेट, नॉर्मली वीट को बोलते हैं कि इट हैज वाइड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। ट्रॉपिकल में जोन में, सब ट्रॉपिकल जोन में, इवन टेम्परेट जोन में, इवन कोल्ड ट्रैक्ट्स फॉर नॉर्थ जो है उसमें भी जो है इवन बियॉन्ड 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ग्रो किया जा सकता है। इट कुड टॉलरेट कोल्ड एंड स्नो, ठीक है, राइट। और जब वापस वार्म वेदर स्प्रिंग आएगा तो रिज्यूम कर सकता है ग्रोथ। इट कुड बी कल्टिवेटेड एट सी लेवल एज वेल एज हाई लेवल, ठीक है। बट बेस्ट wheat is produced in areas जहाँ cool moist weather होता है during major portion of the growing period। जब sow करने के बाद grow कर रहे हैं तो cool और moist weather चाहिए होता है, followed by जब वो मतलब grains उसमें ripe हो रही होती है, grain आ रही होती है, at that time dry and warm, not very hot, warm weather is required। तो क्या optimum temperature range है for germination? 20 to 25 degree Celsius। और wheat plant requires 14 to 50 degree Celsius at the time of ripening। बट इस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉन्ड्यूसिव नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट कॉन्ड्यूसिव? तो रेन्स, जैसे ही सो करने के बाद रेन्स हैं अगर होती हैं, सो दैट हैम्पर्स द जर्मिनेशन, राइट, एंड इनकरेजेस सीडलिंग ब्लाइट। एरियाज जो वार्म और डैम्प क्लाइमेट है नॉट सूटेड है, एंड ड्यूरिंग हेडिंग एंड फ्लावरिंग स्टेजेस, राइट, एक्सेसिवली हाई एंड टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। दिस इज द रीजन जिसके कारण इस बार जो है वीट की ग्रेन्स जो है उसमें जो है कम आउटपुट आया है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कम हुआ है, ओके। क्योंकि नॉर्मली जो ग्रेन्स होती है वीट की, सी अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन के कारण काफी एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट कम अमाउंट ऑफ ग्रेन फिलिंग होती है। ग्रेन फिलिंग मतलब ग्रेन्स का साइज जो है छोटा होता है, वो जो है श्रिवेल मतलब जो है श्रिंक हो जाती है, ठीक है। देन क्लाउडी वेदर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर्स के कारण रस्ट अटैक हो सकता है। एंड टेम्परेचर कंडीशन एट द टाइम ऑफ ग्रेन फिलिंग कितना होना चाहिए? एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्रूशियल फॉर द यील्ड। तो जो ग्रेन फिलिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है पूरी यील्ड क्या है। सो इट शुड बी अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ, इट टेंड्स टू डिप्रेस द ग्रेन वेट, यानी जो अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स आपका प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, राइट। सो दिस वाज द रीजन, क्या? जो हीट वेव्स, वार्म टेम्परेचर्स वर द रीजन बिकॉज ऑफ विच जो है आपका ग्रेन प्रोडक्शन कम हुआ है इन इंडिया, ओके। तो अर्ली समर अफेक्टिंग द क्रॉप यील्ड्स इन स्टेट्स मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सो रिमेंबर दीज आर टॉप 3 स्टेट्स, ओके। दूसरा रीजन कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट कम क्यों हुआ है? तो 3 रीजन है। पहला तो वही है कि प्रोडक्शन लोअर है। दूसरा ये है कि फार्मर्स जो है अभी बेच नहीं रहे हैं क्योंकि दे आर स्टॉक होल्डिंग, उनको लग रहा है कि ज्यादा आगे जाके ज्यादा प्राइस मिलेगा। और तीसरा रीजन ये है कि जो प्राइवेट मार्केट में जो है एमएसपी से ज्यादा रेट्स पे खरीदा जा रहा है वीट, राइट। और क्यों प्राइवेट मार्केट्स में एमएसपी से ज्यादा रेट पे वीट खरीदा जा रहा है? ताकि वो वहां से खरीद के इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच सके, राइट। क्योंकि प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट जो है बढ़ गए हैं, इसलिए इंडिया के प्राइवेट मार्केट्स में वीट का प्राइस ज्यादा है एमएसपी से। तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं? जो है प्राइवेट मार्केट्स में अपना वीट बेच रहे हैं, राइट, रादर देन गवर्नमेंट। सो जो है गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट भी डिप हुआ है या कम हुआ। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या इसका इम्पैक्ट होगा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पे? क्योंकि जो एफसीआई प्रोक्योर करता है वीट, उसी को वो पीडीएस सिस्टम और भी जो दूसरी ऐसी वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस टाइप की स्कीम्स में ये सारा वीट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि जो भी गैप होगा दैट एफसीआई विल फिल बाय इंक्रीजिंग राइस अलोकेशन। तो अगर मान लो वीट कम है तो ज्यादा राइस हमारे पास, हम राइस अलोकेट कर देंगे, ठीक है। एंड अगेन एक और चीज ये पूछी जा रही कि क्या इससे जो है डोमेस्टिक प्राइसेस जो है इंक्रीज होंगे, राइट। सो अगेन दैट इज बीइंग सेड कि इट कुड इंक्रीज अगर अगर सी डोमेस्टिक प्राइसेस वीट के इंक्रीज हो सकते हैं अगर जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीट अगर परचेज कर रहे हैं, सारा मेजर वीट अगर प्राइवेट प्लेयर्स परचेज करेंगे तो इट वुड सर्टेनली इंक्रीज द डोमेस्टिक प्राइसेस। सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड कि प्राइवेट जो मार्केट प्राइस फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है।
एंड इसमें गवर्नमेंट के सामने भी चॉइस होगी कि जो उसकी एक स्कीम होती है ओपन मार्केट सेल्स की, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बफर स्टॉक्स ओपन मार्केट में बेचती है, व्हीट राइस इनके, टू मॉडरेट द प्राइसेस ऑफ सच ग्रेन्स। ओके, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि क्या वो जो अपने बफर स्टॉक्स है उसको सेल करेगी ओपन मार्केट सेल स्कीम में, या उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज करेगी। ठीक है, बट अगेन गवर्नमेंट का क्या कहना है, सी गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, ना ही वीट ना की, राइट, और सो प्राइसेस का भी कोई कंसर्न नहीं है, ना शॉर्टेज है वीट की। इनफैक्ट इंडिया के पास एक कंफर्टेबल सिचुएशन है, अगर इंडिया का जो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट भी कर ले इस साल के लिए, तभी भी अगले साल April 1 2023 के पास भी इंडिया के पास 8 मिलियन टन ऑफ व्हीट स्टॉक रहेगा, विच इज वेल अबाउ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 7.5 मिलियन। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑफ ऑन द डोमेस्टिक व्हीट प्राइसेस, और गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट व्हीट स्टॉक्स हैं। फार्मर्स को सर्टेनली बेनिफिट होगा। क्या फार्मर्स को बेनिफिट होगा? यस, दे विल बेनिफिट, क्योंकि इंटरनेशनली वीट की डिमांड बढ़ रही है, इंडिया इज ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग वीट, उनको नए नए जो है एग्री export basket is expanding to new countries, so then again that is certainly going to benefit farmers. They will get 10 to 15% extra price above the MSP। ठीक है, और एक्सपोर्ट प्लान्स क्या है? सी एक्सपोर्ट जो है ऑलरेडी इजिप्ट के बाद अब टर्की को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट टाइम जो है 7.8 मिलियन टन जो है एक्सपोर्ट किया था, और पिछले साल 12 मिलियन टन जो है एक्सपेक्टेड है। बट अगेन इस साल क्योंकि बिकॉज ऑफ लोअर प्रोडक्शन इट इज एक्सपेक्टेड कि सिर्फ 10 मिलियन टन तक ही हम जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बाय बिकॉज ऑफ द लोअर प्रोडक्शन। बट सेंटर ने कहा है इट विल, ऐसा कोई सिचुएशन आया नहीं कि देयर इज अ नीड टू प्लेस कर्ब ऑन दी व्हीट एक्सपोर्ट्स, हमारे पास सफिशिएंट व्हीट स्टॉक्स हैं। ठीक है, एंड ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन अगेन, जो सारे व्हीट इंपोर्ट करते, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों मेजर एक्सपोर्टर्स थे, तो जो सारे व्हीट इंपोर्ट करते थे इनसे, दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव मार्केट्स। और इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना, राइट, दे आर सप्लाइंग दी व्हीट। ठीक है, 30% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स आर हिट बाय दिस करंट क्राइसिस। सो जो भी इंपोर्ट कर रहे थे दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव मार्केट्स, और ये अल्टरनेटिव मार्केट्स में इंडिया के अलावा ब्राजील, साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना जो है व्हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट आर दी रिप्रोडक्टिव राइट्स। ठीक है, यहाँ पे सॉइल रिक्वायरमेंट्स भी आपको बता दी गई है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, याद रखना ये दोनों इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज गो थ्रू इट। ये नोट आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ रिप्रोडक्टिव राइट्स अंडर थ्रेट, सो बेसिकली राइट टू रिप्रोडक्शन क्या है कि वुमेन है, वुमेन को होना चाहिए अंडर आर्टिकल 21 दे शुड हैव राइट टू देयर ओन बॉडी एंड दे शुड हैव रिप्रोडक्टिव राइट। और उसका एक एस्पेक्ट है राइट टू अबॉर्शन, राइट, राइट टू अबॉर्शन इज एन एस्पेक्ट ऑफ दैट। सो बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट जो यूएस का था, उसका एक केस था रो वर्सेस वेड केस, उसमें यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये रखा था कि राइट टू अबॉर्शन was a constitutional right। ठीक है, that right to abortion was a constitutional right, so in that judgment it recognized right to abortion as a constitutional right in US। ठीक है, तो अगेन अभी क्या हुआ है कि एक जैसे लीक हुआ है कि जो अपकमिंग जजमेंट होगा उसका सुप्रीम कोर्ट के, उसमें ये कहा गया है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक इट डाउन, राइट, इट कुड स्ट्राइक इट डाउन। सो अगेन देयर आर टू साइड्स, लिबरल एंड प्रो चॉइस एडवोकेट जो कहते हैं कि वुमेन को राइट टू अबॉर्शन होना चाहिए, वेयर इज वन आर एंटी अबॉर्शनिस्ट जो कहते हैं कि राइट टू अबॉर्शन नहीं देना चाहिए वुमेन को। ठीक है, तो इसमें देखिए एक पॉइंट आपको जो नोट करना चाहिए, दैट इज अबाउट फीटल वायबिलिटी पॉइंट, राइट। सो अगेन बिफोर दिस पॉइंट, सो 23 to 24 वीक्स, उसके बाद तो मेडिकल ओपिनियन वगैरह चाहिए, बट बिफोर दैट पॉइंट राइट टू अबॉर्शन होना चाहिए। ये जो है करंट सिचुएशन है यूएस में। ठीक है, नाउ अगेन अगर बाकी सारा इसमें बहुत सारा डिस्कशन है कि क्या इम्पैक्ट होगा क्या होगा, ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि सी अगर इवन इफ जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देता है, देन इट वुड बी अप टू इंडिविजुअल स्टेट्स ऑफ यूएस कि वो जो है लॉज पास करें ओवर राइट टू अबॉर्शन। ठीक है, नाउ ओवरऑल इसमें डिबेट यही है, एक साइड अगर इंडिया में बोले तो अंडर आर्टिकल 21 वुमेन शुड हैव, सो इंडिया में अगर बोले तो आर्टिकल 21 वुमेन की राइट है, राइट एंड लिबर्टी है ओवर हर ओन बॉडी एंड हर ओन चॉइसेस, राइट। बट दूसरी साइड आर्टिकल 21 फॉर अनबोर्न चाइल्ड भी जाता है कि उसको भी राइट टू लाइफ है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करना। सो दिस इज ऑल द डिबेट। ओके, तो अगर इसमें
और देखा गया है कि किस पे ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है, तो यूएस में मेनली इट इज इम्पैक्टिंग दी वुमेन हु आर पुअरर, राइट, क्योंकि ये बताया गया कि जो रिचर वुमेन है उनके पास इफेक्टिव कॉन्ट्रसेप्शन है, राइट, सो ऑल्सो दे रियलाइज उनको फैमिली प्लानिंग वगैरह का जो है आइडिया है, दे रियलाइज द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन। तो उनके केस में, रिचर वुमेन के केस में जो है इतना अबॉर्शन नहीं देखा जा रहा है। इट इज दोज हु आर नियर पुअरर और नियर पॉवर्टी लाइन, उनके केस में जो है अबॉर्शन की डिमांड देखी जाए। नाउ बट अगेन दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आपको पता होना चाहिए इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो करेंटली अब इंडिया में एक बिल भी लाया गया है, राइट, इट हैज बीन पास्ड बाय राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, राइट। So currently situation ये है कि abortion requires opinion of one doctor if done within 12 weeks of conception and two doctors if done between 12 to 20 weeks. But जो amendment bill पास किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है अब abortion will be allowed on advice of one doctor up to 20 weeks and two doctors in case of certain categories of women between 20 to 24 weeks. और अगर 24 weeks के बाद abortion कराना है in case of substantial fetal जो है abnormalities, उस केस में स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड के पास जाना होगा। सो दैट दिस इज द करंट सिचुएशन इन इंडिया। एंड अगेन यहाँ पे बेसिकली डिबेट क्या है, डिबेट इज सेम, आर्टिकल 21 सेम है, एक तरफ वुमेन के लिए है और एक तरफ वो जो है अनबॉर्न चाइल्ड के लिए, राइट, या जो हम बोलते हैं फीटस, उसके लिए, ठीक है। तो दिस लाइज ऑन दी बोथ साइड्स, इसके बीच में जो है टसल है, डिबेट है, राइट। सो अगेन दिस हैज टू बी बैलेंस्ड, एक साइड वुमेन को जो है राइट देना चाहिए, बट अगेन एक साइड जो है फीटस का भी राइट है, तो दोनों चीजों को बैलेंस रखना चाहिए। नाउ लास्ट आर्टिकल, अगेन वेरी ब्रीफ, right, so anonymity is innate risk in blockchain. So blockchain technology, I hope you all know what is blockchain. Blockchain is a distributed ledger technology and it is a digitally distributed ledger technology. So basically ledger क्या होता है, ledger एक record होता है, right, it is a record. Now this record could be of anything, it could be record of transaction, it could be land record, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको यूज करके हम लैंड रिकॉर्ड्स में भी यूज करते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकता है, मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है, कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। पर ये रिकॉर्ड को मैनेज कैसे किया जा रहा है वो इसमें क्रिटिकल है। एक तो डिजिटली, और कैसे मैनेज किया जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, यानी इसमें जो भी सारे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड है वो खुद ही इसको मैनेज करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज ब्लॉकचेन। सो दिस रिकॉर्ड इज ओपन, सो ये रिकॉर्ड जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें रियल टाइम में अपडेशन होता है, राइट। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ओके, सो ये एडवांटेजेस हैं कि ये ओपन है, रियल टाइम में होता है, कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है, तो डेमोक्रेटाइज्ड है ये, ठीक है, हर कोई रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है और वेरीफाई कर सकता है, राइट। नाउ दीज रिकॉर्ड्स, क्रिप्टो करेंसी के केस में ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये रिकॉर्ड्स, राइट, और दूसरे केस में दूसरे टाइप के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो आई होप डिजिटल ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ये या ब्लॉकचेन आपको क्लियर है, राइट। नाउ दिस इज बीइंग यूज्ड, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इसके यूज को सपोर्ट करती है, बट सबसे बड़ा कंसर्न गवर्नमेंट का ये कि एनोमिटी, क्योंकि इसके कारण इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जा सकता है। और मिसयूज कैसे किया जा सकता है, जैसे आपने देखा है क्रिप्टो करेंसी के केस में, इट इज बीइंग मिसयूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो है आपका मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल के लिए जो है मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है। एंड अगेन गवर्नमेंट एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी ला रही है विच विल बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, बट इट विल नॉट बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रादर उसमें जो है इट वुड बी अ सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन जहां आरबीआई का कंट्रोल रहेगा। सो इट विल बी अ रेगुलेटेड और व्हाट इज बीइंग सेइंग परमिशनड ब्लॉकचेन, ठीक है। तो उसमें आरबीआई का जो है कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही चीजें थी जो आपको बताई थी इसमें। अगेन अगर आपको ये इसके बारे में और जानना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सो आई हैव टेकन अ मैराथन लेक्चर ऑन करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमी। ओके, वहां पे आप उसके टाइम स्टैम्प में इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो कि क्या ये है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके फीचर्स होंगे एंड हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। So this is it for today's daily news analysis, right? And I hope it was useful to you. And lastly, अगर आप interested हैं in enrolling our foundation course, तो we have shared a link for query और interest form, आप उसको भर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट या क्वेरी हो रिगार्डिंग दैट कोर्स और इवन रिगार्डिंग आवर करंट अफेयर्स कोर्स, आप उसको फिल कर सकते हैं। वी विल रीच आउट टू यू and resolve all your queries and doubts. So thank you very much and see you again next time.